हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम नेक्स्ट जो अपना पैराग्राफ है उसे कंटिन्यू करेंगे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो पैराग्राफ है इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि यूरोप जो है वो मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर कितना डाइवर्स था, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, कितना फ्रेगमेंटेड था। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था यूरोप का मिड 18th सेंचुरी में वो बहुत ज्यादा डाइवर्स था। उसी का आइडिया हमें इस पैराग्राफ से मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. तो अगर आप मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप को देखोगे, यूरोप के मैप को देखोगे, तो उस टाइम पे कोई नेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो आज नेशन स्टेट्स है वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैसे, वो हम अब देखेंगे। वी नो दैट टुडे as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज के टाइम पे जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये मिड 18th सेंचुरी में ना बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थी जिन्हें हम कहते हैं डचीज और कैंटन्स। डचीज और कैंटन्स पॉलिटिकल डिविजन्स थे जिनके डिफरेंट रूलर्स थे और उनकी ऑटोनोमस टेरिटरीज थे और वो वहां पे फ्रीली रूल करते थे। ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। तो अब आपका जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर था। ठीक है, जहाँ पे बहुत डाइवर्स लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में आपको समझाया गया है कि कितना डाइवर्सिटी थी उस टाइम पे यूरोप में, तो वहां के जो लोग थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं था। ना ही वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते थे और ना ही एक कॉमन कल्चर को वो शेयर करते थे। वो एक दूसरे को अपने आप से काफी डिफरेंट मानते थे। तो ये हमें बताता है, ये लाइन हमें बताती है कि कितनी डाइवर्सिटी थी यूरोप के लोगों में उस टाइम पर। ठीक है। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो वहां पे यूरोप में जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप्स क्या होता है? एथनिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ पे जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका कोई कॉमन कल्चर होता है, वो एक सेम लैंग्वेज को ही बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमन ट्रेडिशन कल्चर होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप्स। अब देखो मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप है वहां पे लोग जो है वो बहुत डाइवर्स थे। ठीक है, उनके अंदर एक वो बेसिकली कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करते थे, ना ही उनका कोई कॉमन कल्चर था। जो यूरोप के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है हैब्सबर्ग एम्पायर का। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक पेज ये वाला स्पेस लेके, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर की। हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। तो गाइस हैब्सबर्ग एम्पायर जो है ना वो बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड था। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पाइन रीजन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पाइन रीजन की। तो अगर हम बात करें अल्पाइन रीजन की, अल्पाइन रीजन में आता था आपका टायरन, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ये एग्जाम्पल जो है ना ये आपको बता रहा है कि यूरोप में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, लोग कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। तो अब आप देख सकते हो कि अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, ना ही लोग कोई कॉमन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से लोगों को एकजुट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलो अल्पाइन रीजन जो है उसमें आता है टायरल, ऑस्ट्रिया और सुडरलैंड। ठीक है, ओके। अब ये है अल्पाइन रीजन। एक और रीजन है विच इज बोहेमिया रीजन। इससे हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, दूसरा है बोहेमिया रीजन। तो ये जो बोहेमिया रीजन है ना इसमें आता है बेसिकली बोहेमिया रीजन जो है, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो प्री डोमिनेंटली यानी सबसे ज्यादा जर्मन बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, तो बोहेमिया रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी है वो प्री डोमिनेंटली यानी सबसे ज्यादा एरिस्टोक्रेसी क्या कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करती थी, सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? दैट इज जर्मन लैंग्वेज। ठीक है,
तो ये दो रीजन्स की बात हो गई। और भी बहुत सारे प्रोविंसेस थे कहाँ पे, हैब्सबर्ग एम्पायर की बहुत सारी जगह थी। जैसे अगर हम देखें तो लोम्बार्डी और वेनेटिया, एक है आपका लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। लोम्बार्डी और वेनेटिया जो है ये दोनों इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, तो दे आर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। ठीक है, हंगरी की बात करें तो ये देखिए ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर में ही आता है। अगर हम बात करें हंगरी की, हंगरी जो है यहाँ पे आधी पॉपुलेशन जो है, हाफ पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन magyar लैंग्वेज बोलती थी, magyar लैंग्वेज। और अदर हाफ पॉपुलेशन जो थी वो रीजनल डायलेक्ट्स बोलती थी, अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें बोलती थी। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो अदर हाफ कलर चेंज कर देते हैं, अदर हाफ पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट रीजनल डायलेक्ट्स बोलती थी, डायलेक्ट्स यानी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेजेस बोलती थी। ओके, अब अगर हम बात करें गैलिशिया, गैलिशिया जो है यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है, हाँ, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। ठीक है, तो ये हमने हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल देखा, हमने देखा कि हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोले जाते थे। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी थी उस टाइम पर, मिड 18th सेंचुरी में। ठीक है, बेसिकली ये सब आपको जो एग्जांपल दे रहे हैं ये आपको ये समझाने के लिए दे रहे हैं, कि आपको ये शो करने के लिए दे रहे हैं कि यूरोप में उस टाइम पर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी की वजह से लोगों को एकजुट करना, लोगों को यूनाइट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, राइट। तो इस तरीके से ये आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे देखते हैं। Besides these three dominant groups, इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे जो ये पूरा एम्पायर है इसकी बाउंड्रीज में कुछ पीजेंट्स भी रहते थे, पीजेंट पीपल्स रहते थे, जैसे कि बोहेमियंस और स्लोवाक्स। ये आपके पीजेंट्स का बेसिकली ग्रुप आप कह सकते हैं, एथनिक ग्रुप आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग नॉर्थ में रहते थे, स्लोवीनीज कैनियोला में रहते थे। ठीक है, ये एक रीजन है। क्रोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट, जो रोमन्स हैं वो ईस्ट में रहते थे, ट्रांसिल्वेनिया में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये इजीली लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंसेस थे उस टाइम पर लोगों के बीच में, लोग इतने ज्यादा अलग थे एक दूसरे से कि लोगों के अंदर जो एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है, एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं था प्रमोट करना। ठीक है, the only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor। तो एक ऐसी चीज जो इन डाइवर्स ग्रुप्स को एकजुट कर सकती थी वो था एक लॉयलिटी टू अ पर्टिकुलर एम्परर, एक एम्परर के प्रति समर्पण, या फिर आप कह सकते हैं बिलीफ या फिर लॉयलिटी जो है वही इन डिफरेंट ग्रुप्स को, इन डाइवर्स ग्रुप्स को एकजुट कर सकती थी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बीच कैसे नेशनलिज्म का जो आइडिया है और जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो इमर्ज हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हमें समझना होगा कि कैसे एरिस्टोक्रेसी जो है उस मतलब एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक नया क्लास इमर्ज होता है, दैट इज न्यू मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज मिडिल क्लास, क्योंकि यही आगे चल के लिबरलिज्म जो है उसकी भावना को, उसकी लिबरलिज्म की जो फीलिंग है उसे आप कह सकते हैं प्रमोट करेंगे। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हमें एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ना है, हमको देखना है कि कैसे ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये इमर्ज होती है यूरोप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एरिस्टोक्रेसी की। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life,
that cut across regional divisions. तो सोशली और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जो एरिस्टोक्रेसी है ये बहुत पावरफुल थी और पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लास थी एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, जो मेंबर्स थे इस क्लास के, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे? बेसिकली यहाँ पे इस लाइन में कह रहे हैं कि जो मेंबर्स थे इस क्लास के, उनका जो जीने का तरीका है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर था, यानी कॉमन था। भले ही वो डिफरेंट रीजन्स में रहे लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक जैसा था, बहुत मिलता जुलता था। उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत कॉमन था। ठीक है, कॉमन वे ऑफ लाइफ था उनका, लेकिन भले ही वो डिफरेंट रीजन्स में क्यों ना रहे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स है उनका कॉमन लाइफस्टाइल है। ठीक है, कॉमन वैल्यूज है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहते हैं, लेकिन जो उनका रहने का तरीका है एरिस्टोक्रेसी का, वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल कॉमन था। ठीक है, दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। अब देखो जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी जो है ये बड़े बड़े लैंड्स, बड़े बड़े एस्टेट्स जो हैं वो कंट्री साइड में और टाउन हाउसेस में ओन करते थे। ठीक है, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो हाई सोसाइटी में डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, अब समाज में अपनी आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी को शो करने के लिए ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, फ्रेंच भाषा को बहुत ज्यादा ही बोलते थे। ठीक है, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो इनकी जो फैमिलीज थी, जो एरिस्टोक्रेटिक्स की फैमिलीज थी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। किस चीज से कनेक्टेड थी? मैरिज से। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता था कि मैरिज के बंधन से ये लोग बंध जाते थे, इनकी जो फैमिलीज है वो कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है ये बहुत कम थी नंबर में, यानी बहुत छोटा ग्रुप था ये। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी। अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो वेस्ट साइड में जो कल्टीवेशन है लैंड का वो कौन करते थे? टेनेंट्स या फिर स्मॉल ओनर्स। ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो कल्टीवेशन है वो सर्व करते थे। सर्व्स कौन होते थे? जो बॉन्डेड लेबर्स होते थे। ठीक है, उन्हें हम सर्व कहते हैं। चलो अब ये हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार मैं वापस से आपको समझा देती हूँ एरिस्टोक्रेसी के बारे में, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सोशली और पॉलिटिकली, ठीक है, सोशली भी और पॉलिटिकली भी जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, जो उनकी चर्च में बहुत हाई रैंक होती थी। ठीक है, तो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी ना, ये डोमिनेंट क्लास थी कॉन्टिनेंट की, यानी ये सबको डोमिनेट करते थे, बहुत अमीर लोग होते थे, डोमिनेंट क्लास थी ये कॉन्टिनेंट की। और इस क्लास के जो मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा यूनाइटेड थे, यानी आप कह सकते हैं उनका जो वे ऑफ लाइफ था वो बहुत कॉमन था, कॉमन लाइफस्टाइल था इनका। भले ही ये किसी भी रीजन में रहे, डिफरेंट रीजन में ये रहे, लेकिन फिर भी जो इनका लाइफस्टाइल था, जो रहने के तरीके थे और जो उनकी वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा सिमिलर थी, बिल्कुल एक जैसी थी। ठीक है, और कंट्री साइड में और जो टाउन हाउसेस हैं वहां पे एस्टेट्स ओन करते थे, लैंड ओन करते थे। ये फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए ये फ्रेंच भाषा जो है उसे बोलते थे। इनकी जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी बाय द टाइज ऑफ मैरिज, शादी के बंधन से इनकी फैमिलीज जो है वो कनेक्टेड थी। ठीक है, जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है ना ये बहुत छोटा ग्रुप था। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो थी पीजेंट्री। वेस्ट में अगर हम देखें तो वेस्ट में कल्टीवेशन करते थे स्मॉल ओनर्स और टेनेंट्स। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो कल्टीवेशन है वो कौन करते थे? सर्व्स करते थे। चलो ये हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि कैसा एक नया क्लास एमर्ज होता है, एक न्यू क्लास एमर्ज होता है यूरोप में, जिसे हम मिडिल क्लास बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये मिडिल क्लास है ना, ये पढ़ा लिखा क्लास है। अब हम इसको पढ़ेंगे। देखो, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप। अच्छा, एक बार मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का ओवरव्यू देती हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें हम देखेंगे कैसे जो राइज ऑफ इंडस्ट्री है, ये राइज ऑफ इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से कैसे एक नया सोशल क्लास जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, जहाँ पे वर्किंग क्लास इंक्लूड होती है, जिसे हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल क्लास कहते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे कि इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से कैसे एक नया सोशल क्लास फॉर्म होगा, एक नया सोशल क्लास फॉर्म होगा जिसमें आपकी वर्किंग क्लास आती है और मिडिल क्लास आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
In western and parts of central Europe, the growth of industrialization, the growth of industrialization and production, the growth of industrialization and production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो वेस्टर्न जो यूरोप का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड का जो ग्रोथ है उसकी वजह से एक आप कह सकते हैं जो टाउन्स हैं उनका ग्रोथ होता है और कमर्शियल क्लासेस नई कमर्शियल क्लासेस जो है वो एमर्ज होती है न्यू न्यू कमर्शियल क्लासेस एमर्ज होती है जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली बेस्ड था ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट यानी वो रिलाई करते थे ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल यानी सेल करने के लिए मार्केटिंग करने के लिए गुड्स के प्रोडक्शन में वो रिलाई करते थे ठीक है ट्रेडिंग आप कह सकते हैं वो करते थे अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में बिगैन हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी लेकिन फ्रांस और जर्मन के पार्ट्स में ये अकर हुआ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन इट्स वे new social groups came into being a working class population and a middle class made up of industrialists, businessmen, professionals in Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number till late 19th century. यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो 18th सेंचुरी है उसके सेकेंड हाफ में लेकिन फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट्स में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन हुआ तो तब एक नया सोशल क्लास भी एमर्ज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही एक नए सोशल क्लास का फॉर्मेशन हुआ या एमर्जेंस हुआ जिसे हम कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ठीक है और मिडिल क्लास जो कि किससे बनी हुई है ये जो क्लास है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास पॉपुलेशन ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स से बनी हुई है सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे ये स्मॉलर थे नंबर में टिल लेट 19th सेंचुरी तक ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे उनका नंबर ज्यादा नहीं था ये बहुत कम थे इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी तो यही मिडिल क्लास लोग जो थे एजुकेटेड लोग जो थे यही लिबरल मिडिल क्लासेस में आते थे जिनके वजह से जो ये नेशनल यूनिटी का कंसेप्ट है और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो है उनका एबोलिशन होता है और ये जो नेशनलिज्म है ना और नेशनल यूनिटी जो है ये जो आइडियाज है ये पॉपुलैरिटी गेन करते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा एक बार मैं आपको वापस से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड के वजह से टाउन्स का ग्रोथ होता है जो टाउन्स है वो ग्रो होने लग जाते हैं और एक नया कमर्शियल क्लास जो है वो एमर्ज होता है ये जो नया कमर्शियल क्लास है ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता था किस पे डिपेंडेंट था ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन करना किसके लिए सेल के लिए यानी उसको बेचने के लिए ठीक है अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल अगर हम इंग्लैंड की बात करें ना तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू होता है लेकिन फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट्स में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 19th सेंचुरी में अकर होता है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चल रहा होता है तो एक नया सोशल ग्रुप जो है वो एमर्ज होता है ठीक है जिसे हम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास बोलते थे जो कि किससे बना है इंडस्ट्रियलिस्ट से बना है बिजनेसमैन से बना है प्रोफेशनल से बना है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में उस टाइम पर ये ग्रुप जो है कम थे नंबर में स्मॉलर इन नंबर ठीक है टिल लेट 19th सेंचुरी तक अब यही जो ग्रुप है ना ये जो मिडिल क्लास ग्रुप है यही आगे चल के लिबरल मिडिल क्लास ग्रुप बनता है और यही लोग जो है वो नेशनल यूनिटी को नेशनलिज्म की जो ये आइडिया है इसको मतलब इनके वजह से ही ये जो आइडियाज है ना नेशनल यूनिटी के ये पॉपुलैरिटी गेन करेंगे ठीक है तो आई होप आपको ये दोनों चीजें जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी अभी इस वीडियो में हमने देखा कि कितना डाइवर्सिटी था यूरोप में ठीक है मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे राइट उसके बाद हमने देखा कि एरिस्टोक्रेसी कौन हुआ करते थे और कैसे रहते थे उनकी लाइफस्टाइल क्या था हमने थोड़ा पीजेंट्स के बारे में देखा और हमने देखा मिडिल क्लास लोगों के बारे में कि मिडिल क्लासेस जो है वो कैसे एमर्ज हुई कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नई क्लास एक नई सोशल ग्रुप जो है वो एमर्ज हुआ दैट इज मिडिल क्लास ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे
कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।